सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के चेटवा गांव के सरपंच विद्या चतुर्वेदी के पति की दखलंदाजी से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच तो सिर्फ नामात्र की है, सारा सरकारी काम सरपंच का पति ही करता है। इतना ही नहीं, सरपंच पति का हस्तक्षेप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो ग्रामीणों सहित पंचों की भी नहीं सुन रहा, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला पंचायत कलेक्टर को भी की, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। गांव वालों ने बताया कि सरपंच पति सचिव के साथ मिलकर बदले की भावना से काम कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं तक का फायदा नहीं मिल रहा। इसका शिकायत सर हम कलेक्टर ऑफिस में किया, एसडीएम के पास किया, सीओ के पास किया सर, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है सर। सचिव का कार्यशाली कैसा है गांव में? कार्यशाली सर वो लगभग 12-13 साल से ज़्यादा हो गया सर उसको, और उसका मनमानी इतना ज़्यादा है कि सर गाँव के छोटे छोटे वो काम के लिए हम बेमेतरा भेजते सर। बहुत सर आवास में मतलब जेकर कई जन के जगह नहीं है, वो आवास ला मतलब पूरा छेक के रखे सर, आवास के जगह ला जे आबादी प्लाट है और खुद सरपंच छेक के रखे सर। एक वजह से हम गांव के भारी त्रस्त हो गए सर। आधा सचिव की मनमानी चला थे और पूरा सरपंच के मनमानी चला सर। क्या सर, सचिव द्वारा बहुत गड़बड़ी किया जा रहा है पंचायत में सर। प्राइवेट शौचालय बनाना चाहते हैं आदमी, उसको प्राइवेट शौचालय बनाने नहीं दिया जाता है और फर्जी दस्तखत करके पैसा पूरा निकाल लेता है सर, और पूरा पैसा मिलता नहीं शौचालय का भी। और राशन कार्ड में भी गड़बड़ी किया है सर, जिसपे चेटवा का नाम है, जो गांव का आदमी चेटवा को उसका गांव का नाम अछोली कर दिया है। फिर आदमी प्रस्त है और कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं सर सुधरवाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि, और कई ऐसे हैं जिसका आधार कार्ड में 45 साल उम्र बताता है, उसका उम्र 60-70 हो गया है, उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। उसको सुधरवाने की कुछ टेक्निक देना चाहिए सचिव, लेकिन देता नहीं सर। जहाँ जाना है वहाँ जाओ, सुधरवा के लाओ, ऐसा बोल देता है सर। इसलिए हम चाहते हैं कि सचिव को निलंबित किया जाए, नहीं तो ट्रांसफ़र कर दिया जाए सर। इंडिया लाइव 24 के लिए छत्तीसगढ़ बेमेतरा से ममता ग्वालवंशी की रिपोर्ट। अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले दिनों यूपी में जो घटनाएं घटी हैं उनमें राज्य सरकार की भूमिका बेहद शर्मनाक रही है। घटनाओं के बाद सरकार की शर्मनाक भूमिका इसलिए है क्योंकि भाजपा की सरकार में सिर्फ जातियों को देखकर न्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ बलात्कारी गुंडे माफियाओं की सिर्फ जाति देखी जा रही है। हाथरस कांड में भी बलात्कारियों के साथ राज्य सरकार खड़ी नजर आई। इसके बाद बलिया में हत्यारे बीजेपी नेता के साथ भी सरकार खड़ी रही। वहीं संजय सिंह ने कोरोना घोटाले को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना घोटाले को लेकर बनाई गई एसआईटी बिल्कुल सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई है। कोरोना घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो बात आपसे उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर करनी है, पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हैं
वो दिल दहला देने वाली है, आपकी आत्मा को झकझोर देने वाली है। आज उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के बाद उनकी नृशंस हत्या, उनके शरीर को छत विछत कर देना, यानी दरिंदगी की जो पराकाष्ठा हो सकती है वो घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हाथरस कांड पे पूरा देश खड़ा हुआ, बागपत में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, फतेहपुर में हुआ, बाराबंकी में हुआ, तमाम वो घटनाएं जहां छोटी बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बनाया गया और उसके बाद जो सरकार की भूमिका रही वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक रही। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में जातियां देखकर न्याय दिया जा रहा है। बलात्कारी की जाति देखी जा रही है, हत्यारे की जाति देखी जा रही है, गुंडे और माफिया की जाति देखी जा रही है। और हम लोगों ने देखा कि किस बेशर्मी के साथ हाथरस के कांड में बलात्कारियों के पक्ष में पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ की सरकार खड़ी रही। हमने देखा किस बेशर्मी के साथ बलिया में एक हत्यारे बीजेपी के नेता के साथ पूरी की पूरी सरकार और उनका विधायक खड़ा रहा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जातियों की नहीं, जनता की सरकार चाहिए और इस बात को लेकर हम पूरे प्रदेश में अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। अयोध्या में डाक विभाग ने प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी का प्रसाद डाक के जरिए भेजने की व्यवस्था की है। बजरंग बली को लगने वाले भोग के प्रसाद के साथ हनुमान यंत्र भी डाक विभाग के जरिए श्रद्धालु घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। प्रसाद को पाने के लिए श्रद्धालुओं को पहले ही 251 या 551 का मनी ऑर्डर करना होगा। हनुमानगढ़ी के प्रसाद के साथ पैकेट में बजरंग बली की तस्वीर, महावीरी किताब, तुलसी माला और हनुमान यंत्र को श्रद्धालुओं के लिए भेजा जाएगा। हम एक मनी ऑर्डर भेज सकते हैं 251 या 551 रुपए का। उसी के आधार पर यहाँ से स्पीड पोस्ट के द्वारा उस प्रसाद का वितरण किया जाएगा। हाँ, डाक विभाग समय समय पर जो सांस्कृतिक विषय हैं, मुख्य विषय हैं, उन पर डाक टिकट, स्पेशल कवर और कॉरपोरेट माई स्टैम्प जारी करता है। हाल ही में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कॉरपोरेट माई स्टैम्प जारी किए गए थे, उसके पश्चात हमारे सामने एक प्रस्ताव और आया जो सबसे महत्वपूर्ण हनुमानगढ़ी है, उस पर भी एक स्पेशल कवर जारी किया जाए, तो उसको आज जारी कर दिया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। उत्तराखंड के काशीपुर में समाजसेवी के तौर पर पहचाने जाने वाले दीपक बाली का आम आदमी पार्टी का दामन थामते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दीपक बाली ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़कर प्रदेश में सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में दीपक बाली ने अरविंद केजरीवाल से मिलकर पार्टी की सदस्यता ली, जिसके बाद एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि काशीपुर क्षेत्र का विकास करने और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। कारण है जो आज आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो? मैं अरविंद केजरीवाल जी और उनकी नीतियों से प्रभावित हूँ, क्योंकि जनता की लड़ाई वो लड़ रहे हैं लगातार और जनता के लिए काम कर रहे हैं, और मैं उनके काम करने की राजनीति से प्रभावित हूँ, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव के लिए आगे तैयार हैं? पार्टी जो है, सबसे पहले तो मूलभूत जो हमारी जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर आगे बढ़ेगी। जनता के मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ेगी। वो मुद्दे जो मुद्दे नहीं होने चाहिए थे, जो अधिकार था जनता को, उसको दिलवाने के लिए उस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ेगी। कल तक एक समाज सेवी के रूप में आपकी गिनती। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट।
कोरोना काल में पीएम मोदी ने 7वीं बार देश की जनता के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने त्योहारों के सीजन में कोरोना को लेकर और सतर्क रहने की अपील की। पीएम ने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही खुशियों को कम कर सकती है। जनता को ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ही लॉकडाउन चला गया हो, लेकिन कोरोना वापस अभी नहीं गया है। बीते 8 महीनों में देशवासियों की कोशिशों से आज देश सुधरी हुई स्थिति में है। हमें उन्हें बिगड़ने नहीं देना चाहिए। पीएम ने दूसरे देशों से तुलना करते हुए कहा कि भारत अपने नागरिकों का जीवन बचाने में साधन संपन्न देशों के मुकाबले कामयाब रहा है। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। इंडिया लाइव 24 के लिए दिल्ली से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर एक महिला ने रो रो कर पुलिसकर्मियों पर अपने पति और उसके साथ मारपीट कर अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल महिला अमरीन अपने पति के साथ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उसी समय अस्पताल चौकी का एक पुलिसकर्मी उन्हें संदिग्ध मानकर उनके पति को पकड़कर चौकी में ले गया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ अभद्रता व उसके पति के साथ मारपीट की है। पीड़िता ने तहसील दिवस में पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। भैया नाम क्या है? नाम अमरीन। अमरीन जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं कृष्णापुरी की लड़की हूँ, नबिया के पास की। क्या मामला हुआ आपके साथ में? मैं अस्पताल गई थी, वहाँ पर जाके बाइक खड़ी की हमने, मेरे हस्बैंड हम दोनों बात करने लगे। हम चाची का अपनी वेट कर रहे थे, बस अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए थे। हम जो वेट कर रहे थे तो हम पुलिस वाला एक कभी इधर से चक्कर काटा, कभी इधर को कभी इधर को, आके मुझे बुलाया इधर आ। मैं कहा क्यों आऊँ, मैं नहीं आती। मैंने मना कर दिया आने के लिए। कह रहे इधर आ। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड को बुला रहे दोबारा में। कह रहे तू वहाँ खड़ा हो, पैसे भेज। मुझे बुला रहे थे, मैं गई नहीं। जब मैं गई नहीं तो मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या कहो मेरी वाइफ को, बताओ क्या मामला। मेरे हस्बैंड के साथ इतनी मारपीट की, इतनी मारपीट की, अल्लाह के खुद वहाँ बंद करके मारा कमरे में, और मुझे भी ले गए थे। मैं गेट पे खड़ी हो गई, मैं अंदर नहीं गई। मुझे ज़बरदस्ती अंदर लेके जा रहे थे, मैं अंदर नहीं गई, मैं गेट पे खड़ी हो गई, वहीं पे चौकी के गेट पे। तो फिर उन्हें अंदर ले जाके और पुलिस वालों को उन्होंने बुलाया और अंदर ले जाके बहुत ज़्यादा मारपीट की, और मेरे साथ भी बाहर जाके बदतमीजी करी इन्होंने मेरे साथ में, पुलिस वालों ने धक्का मुक्की करी मेरे साथ भी। अंदर ले जा रहे थे, चल अंदर चल उसकी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं, मैं इनकी वाइफ हूं। मैंने कहा मैंने प्रूफ अभी मंगा रही, मैं अपने निकाह के कागज अभी मंगा रही, मैं इनकी वाइफ हूँ, मेरी शादी को 4 महीने हो गए। कह रहे झूठ बोल ली, ऐसा पता नहीं कितने केस हुए यहाँ पे। ऐसे बोल के जबरदस्ती मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट की और इल्जाम लगाया मेरे हस्बैंड पे कि इनने गिरेबान पकड़ा। क्या नाम आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद आरिफ है, और उनका नाम झूठ लगाया इल्जाम के इनने गिरेबान पकड़ा। कौन थे पुलिस वाले, किसी का नाम पता है? नाम मालूम नहीं है मुझे। कितने पुलिसकर्मी थे? फिलहाल एक था जो मुझे लेके आया था, वहाँ पे छेड़खानी कर रहा था एक था, और जो सबने मिलके बजाया वो 4-5 पुलिस वाले थे। नारी सुरक्षा का अभियान भी चल रहा है जनपद में, तो कैसी सुरक्षा है? खुद इज्जत लूटने पे लग रहे हैं दूसरों की, खुद अत्याचार कर रहे हैं। कैसी सुरक्षा है? खुद अत्याचार कर रहे हैं। क्या चाहती हो? इंसाफ चाहूँ मैं, सस्पेंड करवान चौक, बेकसूर मारा मेरे पति को, मेरे साथ बेइज्जती करी।
ना कि किसी और के साथ है वो ऐसा। जिलाधिकारी कार्यालय में एक महिला आकर में शादी के दस्तावेज ले गए, क्या सर पूरा मामला था, उसने पुलिस पर आरोप लगाया, क्या था मामला? नहीं देखिए, आज एक शिकायत प्राप्त हुई है और जिसमें ये हॉस्पिटल का कुछ मैटर दिखाया गया पार्किंग के समय से, जहाँ मोटरसाइकिल वगैरह पार्क की जाती हैं, वहाँ उसके हस्बैंड से कुछ न्यूसेंस हुआ था और उसके बारे में जांच कराई जा रही है। मुझे जो शिकायत मिली, जांच के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर महिला का ये कहना है कि मैं वहाँ पे अपने पति के साथ गए थे, मुझे बताया कि तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और बदतमीजी के मेरे पति को पुलिस ने पकड़ के रखा है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। जो शिकायत प्राप्त हुई है ना, उस शिकायत के संबंध में ही तहसील दिवस में शिकायत की गई थी और शिकायत के विषय में ही जांच की जा रही है जो शिकायत में पाता है। अगर सर इसमें पुलिस किसी की लापरवाही मिलती है कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अगर देखिए जांच के बाद ही तय होगा कि किसकी लापरवाही है या किसकी गलती है। अगर लापरवाही कोई पाई जाती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के तृतीय चरण में होने वाले नामांकन के अंतिम दिन मुजफ्फरपुर में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से मौजूदा विधायक और बिहार सरकार के नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही कुडनी से एनडीए प्रत्याशी केदार गुप्ता ने भी नामांकन दाखिल किया। सुरेश शर्मा ने मुजफ्फरपुर की समस्या पर कहा कि अभी प्रोजेक्ट बना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन चुने हैं, जनता चुनेगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगा। वहीं उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी बताया। आज नॉमिनेशन कंप्लीट, अब क्षेत्र में जाएंगे, जनता को क्या संदेश देंगे? क्षेत्र में तो हम बराबर हैं। आज नॉमिनेशन हुआ है और नॉमिनेशन के बाद पहले हम क्षेत्र में जाते थे विधायक के नाते, अब हम जाएंगे प्रत्याशी के नाते और जनता हमारे साथ है। जनता की जो समस्या है उसका निदान स्मार्ट सिटी बना करके करेंगे। इसके लिए जो जनता को कोई भी कष्ट हुआ है, जल जमाव से हुआ है, वह स्मार्ट रोड, स्मार्ट नाला और ड्रेनेज सिस्टम को बना करके उसको स्मार्ट सिटी देंगे। कानून व्यवस्था दुरुस्त होगा, ट्रैफिक जाम होता है उसकी समस्या दूर होगी और ये सारा समस्या स्मार्ट सिटी के अंदर निहित है, जिसके लिए 2000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। उससे बना करके सुंदर, समृद्ध और संपन्न मुजफ्फरपुर उनको देंगे। आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर में बनाऊंगा। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में जो समस्याएं हैं वो 2 दिन पहले नहीं आए हैं और 2 दिनों में ख़त्म भी नहीं होगा, उसको लेके क्या? देखिए प्रोजेक्ट बना है ना, अभी प्रोजेक्ट इसका बना है, इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए हम अभी चुनाव में खड़े हुए हैं। जनता चुनेगी तो इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा जो प्रोजेक्ट बना है। अरे बड़ी जवाबदेही जो है वो बड़ी जिम्मेदारी भी लेके आती है। एक सेकेंड, बड़ी जवाबदेही जो है वो बड़ी जिम्मेदारी लेके आती है आपके साथ, क्योंकि नगर विकास मंत्री रहे, लोगों की ज़्यादा आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। स्वाभाविक है, नगर विकास मंत्री से आशाएं बहुत जुड़ी हुई है। तो हमने 57 करोड़ का राज्य योजना का रोड बनाया है, 41 करोड़ का 250 रोड स्पेशल फंड देकर के 7 निश्चय मुख्यमंत्री का बनाया है। तो उनकी आकांक्षाएं जो थी, आशाएं जो थी, वो पूरी हुई है, पूर्ण पूरी इस टर्म्स में होगा। क्या सर एक चीज स्ट्रीट लाइट। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र शाहजंगी पंचायत के अजीज नगर वार्ड नंबर 4 सदस्य नुसरत बानो पति अशरफ उर्फ बबलू ने हबीबपुर थाना में आवेदन देकर मोहम्मद तौफीक एवं 2 अन्य अज्ञात युवक के खिलाफ बेटी को तेजाब से जलाने की धमकी एवं जान से मारने का आरोप लगाया है। परिजनों ने हबीबपुर थाना में युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वहीं छात्रा ने प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जब हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं शाहजंगी पंचायत में, तो मोहम्मद मंजूर के बेटा तौसीफ कुछ दोस्तों के साथ मिलकर रास्ते में छिड़कानी करते हैं। जब हम अपने पापा को ये मामला बताएं तो पापा उसके घर पे जाकर बहुत बार शिकायत की, पर उसके मम्मी पापा कोई एक्शन नहीं लेते।
तो कल मोहम्मद तौसीफ और उसके कुछ साथी फ़ोन कर कर गाली देने लगे और जब मम्मी से बात किए तो वो मम्मी को बोले, बहुत गंदी गंदी गाली दिए और मम्मी को बोले कि तुम्हारे पति को जान मारकर तुम्हें विधवा कर देंगे। उसके बाद मोहम्मद तौसीफ घर पे आए। जब हमने गेट खोला तो मोहम्मद तौसीफ गाली देने लगे और हाथ पकड़कर बाहर खींचने लगे। जब हमने मना किया तो तौसीफ बोला कि हम तेज़ाब डालकर जान मार देंगे और तुम्हारे पापा को मार कर तुम्हें अनाथ कर देंगे। और फिर आप लोग क्या किया? फिर थाना गए? जी, फिर हम लोग मम्मी पापा को लेकर थाना गए। थाना में जाके सख्त कार्रवाई करने की आवेदन दिए। क्या चाहती हो बेटा तुम? हम सरकार से ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर यही सब चलेगा तो लड़की बाहर पढ़ने कैसे जाएगी? बताइए क्या मामला हुआ? क्या मामला हुआ? हमारी लड़की जाती है पढ़ने के लिए, रास्ते में तंग करता है। कहाँ पढ़ने जाती है? कोचिंग। कहाँ है कोचिंग? साजंगी में। अच्छा। तो रास्ते में तंग करता है, फिर कल आके है ना घर पर है ना गेट ढका के है ना गाली गुप्ता अकेले मेरी बेटी का हाथ टाने लगा। जब इसके पापा अनार आदमी लोग सब रह गए तो गिरता पड़ता। और क्या बोला यहाँ घर पे आके? घर पर आके बोलिस कि ना बबलू को जान मार देंगे, ना मेरी बेटी को हाथ खींच के ले जावे लगा। मेरी बेटी को भी गाली दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थाना हम लोग गए। अच्छा, थाना में एप्लीकेशन दिया। तेजाब छीटने की भी बात कही? हाँ जी, तेजाब छीटने की भी बोली से। पति को मारने की भी धमकी दी? हाँ, मेरी बेटी को भी बोलिस कि तेरे पापा को मार देंगे तो को अनाथ कर देंगे। हमको बोलिस कि तेरे पति को मार देंगे तो को विधवा कर देंगे। वो कौन लड़का है? तौसीफ। किसका बेटा है वो? मंजूर मुखिया का। साजंगी पंचायत? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नुसरत बानो। क्या है आप? 4 नंबर वार्ड सदस्य। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।